एक खूंखार और 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर को समझने के लिए हम टोटली GIF और इसके अंदर इमेज इमेज का सहारा लेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए कि चैप्टर में है क्या। ठीक। अब सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण कैसे बनते हैं वो समझना है। बैलेंसिंग करनी है, इसके अंदर समीकरण बनाना है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जो नया गुण हो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि नया पदार्थ बन जाए, जैसे कि O2 प्लस में H, तो क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, H2O बन जाएगा। तो देखो, दो अभिक्रिया से मिलकर एक नया पदार्थ बन जाए उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे जैसे सोडियम सोडियम प्लस क्लोराइड क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है। यहाँ जो बुलबुले छोड़ के निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इससे यहाँ पे गैस गर्म हो रही है, ये बुलबुले निकल रहे हैं, तो ये जाके ये वेपन्स मतलब भाप में जाके बदल जा रही है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। कोई नया पदार्थ निर्माण हो, ऐसे पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उसे बोलते हैं अभिकारक। जो मतलब भाग ले रहा है, अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे बोलते हैं उत्पादक। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाना, प्रदर्शित करना कैसे। जैसे ये अभिकारक है ये, और ये क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक। और बन क्या गया प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसके रासायनिक सूत्र में देखेंगे, इस तरह रासायनिक समीकरण बन रहा है। ये जिंक है, ये सल्फर अम्ल है, और ये बन रहा है जिंक सल्फेट, और निकल रहा है हाइड्रोजन, अलग निकल जा रहा है। तो ये अभिकारक और ये उत्पादक, मतलब दो अभिकारक से मिलके और दो उत्पादक बन जा रहे हैं। अब उदाहरण, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी कोई ना कोई इसमें परिवर्तन होगा। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फित्ते का रहन और दही का बनना, ये सब उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया के। तो इनके एग्जाम्पलों को हम GIF देखते हैं, इनकी क्या क्या है। जैसे यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल के पास गया और ये मॉलिक्यूल इससे अलग हो गया। ठीक। इसे विस्थापन भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट है। देखिए कि ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे दो गैसें डाली गई हैं, जिसके बाद ये जाके मतलब दो अभिकारक, ये अभिकारक है डाला और ये बन गया उत्पाद। ठीक है, ये वाइट वाइट सा। उदाहरण में हमने पढ़ा था भोजन का पचना। ये देखिए, भोजन का पचना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये भोजन जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट जाके छोटी आंत से फिर जाके बड़ी आंत में, फिर हमारे एनस द्वारा निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। आपने पढ़ा उसके अंदर मैग्नीशियम फित्ते का दहन करना। ये मैग्नीशियम रिबन है, और मैग्नीशियम रिबन को ये दहन कर रहा है और जल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कहीं ना कहीं उसमें हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। देखो ये रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है। अभी हमने GIF देखे, उसके अंदर देखा कि मैग्नीशियम फित्तम का रहम हो रहा है, श्वसन, भोजन का पचना। अब अवस्था में परिवर्तन, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके अंदर अवस्था में परिवर्तन होगा, कोई ना कोई स्टेट परिवर्तन हो जाएगा। शेप, रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे पर जंग लग जाना, तो लोहा जंग तो भूरे रंग का हो जाता है वो। तापमान में परिवर्तन, जैसे मैग्नीशियम फित्ते को जलाया गया तो इसका जो ऊष्मा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई, गैस का उत्सर्जन हो रहा है वहाँ पर। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट हैं। रासायनिक समीकरण को हम लास्ट में समझेंगे कि रासायनिक समीकरण बन कैसे रहे हैं, रासायनिक संतुलन कैसे किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको अंतिम में देखेंगे, इस टॉपिक के चैप्टर के लास्ट में।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद करते हैं। एकल उत्पाद उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये ए और बी मिला के सी बना दे रहा है, इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन है, ठीक है, ये कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन दोनों मिला क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। एक उत्पादक, ये अभिकारक हो गए और ये उत्पादक हो गए। जैसे जल का निर्माण हो गया, H2O और O2, तो क्या बना दिया H2O, ठीक। यहाँ पे G का मतलब है गैस, गैस से है G, S से है सॉलिड, L से है लिक्विड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बुझा हुआ चूना, जैसे बुझा हुआ चूना है और पानी में मिला दिया, ठीक, तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना बन जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, और बिना चूना बन जाएगा बुझा हुआ चूना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, ये Fe है यहाँ पर, और यह F4 और O3, ये मिला क्या बना रहा है 2F2O3। तो मतलब दो अभिकारक, यहाँ पे देखो एक अभिकारक है और यहाँ दो अभिकारक आ रहे हैं, यहाँ से ये मिल जा रहे हैं इनसे। तो ये मिलने के बाद जब ये रिएक्शन हो जा रहा है तो ये प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो उत्पादक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकले, गर्माहट निकले, हीट निकले उसमें से, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ठीक है, HC4 ये है मीथेन और ये ऑक्सीजन, जब इसको जलाया गया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊष्मा, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस का दहन। आइए इसका अब हम GIF देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ देखिए CO4 और O2, यहाँ पे जब हमने आग को मिलाया, इसके अंदर आग जला दिया तो जल के बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बना दिया इसने वाटर, ठीक है, वाटर बना दिया। तो दो चीज़ फॉर्म हो जा रही है यहाँ पर, CO2 और वाटर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसमें काफ़ी मात्रा में क्या निकल रही है, हीट निकल रही है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हीट मात्रा में निकल रही है और ये वाटर भी निकाल दे रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे इसको। संयोजन अभिक्रिया एक और एग्जांपल देखते हैं GRF की मदद से कि यहाँ देखिए गैस जल रहा है, ठीक है, ये गैस बोतल है और बोतल में पूरी गैस एकदम से फैल सी जा रही है, ठीक है। तो ये एक पदार्थ मिलके दो पदार्थ बना रहे हैं और यहाँ पे क्या निकल रहा है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है। तो जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसीलिए इसका नाम है ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा काफ़ी मात्रा में निकलती है, तो ऊष्मा काफ़ी मात्रा में निकल रही है ऊपर की साइड में। अब जैसे ऊष्माक्षेपी को भी हम श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे है वो समझेंगे कि श्वसन एक कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह है ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12 और O6। ये एग्जाम में एक नंबर में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का फार्मूला डायरेक्ट बता दीजिए MCQ के फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला है ये, और ऑक्सीजन मिल गया इसके साथ, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिल गया, तो हम छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और वाटर, ठीक है, वाटर निकलता है और निकलती है ऊष्मा। जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हमारी बॉडी गर्म होती है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है 18.6 सेल्सियस तक, ठीक। एक GIF देखते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं नाक से अंदर से, ठीक है, तो फेफड़े में जा रहा है, तो जाने के बाद ये ब्लड से हमारे मिल जाता है, ठीक है, ब्लड से मिलने के बाद पूरी बॉडी में फैल जा रहा है। फिर हम छोड़ते क्या इसके अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं जब ये जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बोलते हैं, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर A था, A को तोड़कर AB बना दिया, इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया।
इसमें उसमें वियोजन अभिक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़े। एक तो देखेंगे उष्मा द्वारा वियोजन कैसे होता है, उष्मा द्वारा वियोजन कैसे हो रहा है हमारा। दूसरा देखेंगे विद्युत द्वारा वियोजन कैसे हो रहा है। और तीसरा देखेंगे प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन कैसे होता है। तीनों अवस्था पढ़नी है हमें एग्जाम के लिए। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है, इसको हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे ना। तो उसमें में क्या है, उष्मा द्वारा इसमें वियोजन होगा। क्या होगा, उष्मेय द्वारा। तो उष्मेय द्वारा कैसे हो रहा है वियोजन, इस एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पर सल्फर सल्फेट है, हरे रंग का है, ठीक है, सल्फर सल्फेट। सल्फर सल्फेट का सूत्र याद होना चाहिए आपको, FeSO4। यह है सल्फर सल्फेट और यह हरदम हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है सल्फर सल्फेट। इसमें हमने उष्मा दी, गर्म किया इसको, तो ये भूरे रंग में परिवर्तन हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो भूरे रंग में निकल गया, सल्फर निकल गया, ये गैस निकल गई, दोनों गैस क्या निकल गई, रिलीज हो गई। तो इसका भी हम इसका GIF भी देखें कैसे बन रहा है ये। पहले दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर को जब हम उष्मा देंगे, जब हम गर्म करेंगे, तो ये द्वारा से बिना बुझा हुआ चूना बन जाएगा। ठीक है, चूना अलग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, अलग निकल जाएगी। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का भाग है। अब याद रखिए ये वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें देखो एक परमाणु था यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेंगे अलग निकल गई। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना हो गया, और बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे अलग निकल गई। ये मॉलिक्यूल से देखते हैं, ये मॉलिक्यूल से कट्टे थे, ये टूट गया इसके साथ। ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये लाल बिंदु में दिखाई दे, 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके O2 3 के फॉर्म में है, और कार्बन जो CO2 है 2 फॉर्म में है। ठीक है, ये कैल्शियम हो जाएगा और वो कार्बन हो जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल्स टूट के अलग निकल गए, तो 2 मॉलिक्यूल्स आपके ये वाले दिखा रहे हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ये मॉलिक्यूल्स ये वाले हैं। ठीक है, O2 और कार्बन, और यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर चले गए। तो ऑक्सीजन को यहाँ पे रेड रंग वाला है डब्बा, और सी से कार्बन छोटा वाला है, और कैल्शियम ये बड़ा वाला डब्बा है। ये दोनों अलग हो जा रहे हैं। एक बार दोबारा देखिए GRF को क्या बोल रहा है। पहले मॉलिक्यूल्स इकट्ठे थे, ये 2 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स इसको शो कर रहे हैं कि इसमें कैल्शियम है और एक ऑक्सीजन है। ठीक, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। सिंपल डेफिनेशन में देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया है क्या। यहाँ पे देखो एकल उत्पाद था, फिर 2 में टूट गया। यहाँ देखो एकल उत्पाद है और फिर 2 में टूट जा रहे हैं। ठीक, और 2 में टूटने के बाद क्या बना रहे हैं यहाँ पर, 2 में टूटने के बाद ये 2 अलग हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, ये दोनों पदार्थ अलग अलग टूट के अलग अलग मात्रा में बन जा रहे हैं। ये है वियोजन अभिक्रिया। अब उसमें द्वारा वियोजन देखते हैं एग्जाम्पल, इनका GIF देखते हैं क्या बन रहा है ये। यहाँ पे देखिए इस जगह को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आयरन ओर है, मतलब एक आयरन का संयुक्त है। यहाँ पे आयरन में बहुत सारे हैं। ठीक है, सिर्फ आयरन नहीं, आयरन के अंदर बहुत सारे उत्पाद मिले होते हैं जो धरती के अंदर भंडारित होते हैं, और ये कोयला है। इन दोनों को आपस में मिलाया जा रहा है, ये जलाया जाएगा यहाँ पर, और जलाने के बाद बहुत मात्रा में ऊष्मा इसमें दे रहे हैं वियोजन अभिक्रिया को करने के लिए, मतलब इस ओर को तोड़ने के लिए। इस ओर को तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में हीट निकलेगी यहाँ से, जिससे जो मेल्टिंग आयरन है वो इधर निकल जाएगा, जो मेल्टिंग आयरन है वो इधर निकल जाएगा, और जो कोयला है जल के भस्म हो जाएगा, यहीं जल के इधर से निकल जाएगा स्लैग। ठीक है, तो हमें आयरन को कैसे अलग किया जाए। सोचिए अगर कोई आयरन, हमें धरती के ऊपर तो सारी चीज़ें मिलती नहीं है, धरती के अंदर तो ये जो ओर है, आयरन का ओर है, वो तो पूरे पत्थर चट्टान की फॉर्म में, इसमें इस चट्टान के अंदर आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, सब कुछ है, सारे पदार्थ है इसके अंदर। तो कैसे अलग किया जाए इस ओर को, तो इस ओर को इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर दिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर 1200 से लेकर 1400 सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर में डाल दिया तो जो मेल्टिंग ओर है ना, जो मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर वो इधर से निकल जाएगा, और जो स्लैग है इसका जो वेस्टेज होगा, जो मतलब और हमें नहीं चाहिए, दूसरे प्रोडक्शन का है, मतलब दूसरा उत्पादन है, उसको अलग कर दिया जाएगा। तो ऊष्मा द्वारा हम पदार्थ को अलग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस पिक में देखते हैं ये ओर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बड़े बड़े ओर को अलग करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये कंटेनर है बड़ा सा, तो ओर को अलग एक पार्ट में निकाल दिया और उस चीज़ को अलग निकालने के लिए।
जैसे यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा सा और पार्ट का फैक्ट्री है इसकी। अब बताते हैं विद्युत वियोजन कैसे होता है, विद्युत द्वारा वियोजन कैसे होता है। विद्युत धारा प्रवाह होने से वियोजन कैसे होगा वो समझेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं H2O और विद्युत धारा, यहाँ पे करंट पास कर दिया तो ये जो हाइड्रोजन है वो अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे अलग कर सकते हैं वो समझना है। पानी के अंदर, पानी के अंदर हमारा फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इन दोनों को कैसे अलग किया जाए, इसको अलग करने के लिए हमें करंट मतलब विद्युत की आवश्यकता होती है। तो वियोजन मतलब क्या होता है, एकल उत्पाद से टूटकर दो नए उत्पाद में बन जाना। तो दो नए उत्पाद बन रहे हैं, अभी कैसे विक्रिया होगी हमें ये समझना पड़ेगा। पहले एक बार बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इनका मतलब है क्या। ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है, हिंदी में भी बोलते हैं कैथोड और एनोड। तो कैथोड है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, माइनस का, ठीक। और जो कैनोड है उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है, प्लस का। तो आपको पता है जो माइनस है वो प्लस वाले को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इससे बुलाएगा अपने पास, और जो प्लस है वो माइनस वाले को अपने पास बुलाएगा, ठीक है। तो अब समझेंगे H2O के अंदर है क्या ऐसा। अब देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, H2O। अब हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग होती है वो होती है एक। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो संयोजन इसका हमें पता होना चाहिए क्या होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को एकदम हम प्लस का रखते हैं, प्लस का 1। जब आपने बैलेंसिंग याद की होगी तो आपको पता होगा कि हम प्लस का 1 रखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 8, और इसका जो संयोजन होता है, बैलेंसिंग होता है, वो होता है -2। क्या होता है, -2। तो हाइड्रोजन के पास कौन सा है, प्लस का है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो माइनस के पास जो ऑक्सीजन है वो माइनस का है, ये ऑक्सीजन ये सभी माइनस के हैं, और हाइड्रोजन किसके हैं, प्लस के हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है माइनस का, और ये माइनस का कहाँ जाकर चिपक गया, कैनोड पर, एनोड पर। और एनोड किसका चार्ज रखता है, प्लस का चार्ज रखता है। तो प्लस वाले ने यहाँ पर माइनस वाले को बुला लिया, ठीक। ऐसे सिमिलरली कैथोड किसका चार्ज रखता है, माइनस का। जैसे आप चुम्बक दे सकते हो, ये माइनस का चार्ज रखा है इसने, और इसने क्या रखा है, प्लस का चार्ज रखा है। तो यहाँ पर इसने किसको बुला लिया, इसने यहाँ पर हाइड्रोजन को बुला लिया। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कैथोड और एनोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है, ठीक। और H जो है हाइड्रोजन एक रखता है अपने पास, प्लस का रखता है इलेक्ट्रॉन संयोजन, और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन का होता है वो रहता है -2 बैलेंसिंग संयोजन। ये 9वीं क्लास में पढ़ रखा होगा इतना तो, ठीक। अब यहाँ पे जो कैथोड है वो किसका चार्ज रखता है, माइनस का। भी आपको समझाया था कि माइनस जो है, जो प्लस है वो माइनस को, और जो माइनस है वो प्लस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजन किसका चार्ज दिख रहा है, प्लस का चार्ज है। तो यहाँ पे देखो प्लस वाला जो पॉइंट है, ठीक है, वो माइनस पे आ रहा है। तो कैथोड पर हरदम किसका चार्ज देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। पूछा जाता है MCQ के फॉर्म में कि कैथोड पे किसका चार्ज मिलता है, हाइड्रोजन का, और एनोड पे किसका चार्ज मिलेगा, यहाँ मिलेगा ऑक्सीजन का। किसका चार्ज मिलेगा, ऑक्सीजन का। एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर, विद्युत का हम एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। विद्युत द्वारा इलेक्ट्रोसिटी, इसमें क्या देखते हैं, इसके अंदर में अब की बार दिया है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम Na और Cl। तो सोडियम जो होती है संयुक्त 11 पे आती है, ठीक है, और उसकी जो बैलेंसिंग होती है 1, किसकी होती है, 1। ये क्या होता है, प्लस पर आता है, ठीक है, 11 बैलेंसिंग, और संयोजन कितना है इसका, बैलेंसिंग पॉइंट 1 है। और क्लोरीन का होता है 17 आता है क्लोरीन पर, लेकिन इसका जो क्या होता है, माइनस बैलेंसिंग पॉइंट। आपको पता होगा 9वीं क्लास में पढ़ रखा है आप लोगों ने। अब आते हैं हम कि जो सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम के पास देखो आपको पता है कि प्लस वाला चार्ज माइनस पे, और माइनस चार्ज प्लस पे जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है, अब पार्टिकल्स देखते हैं, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्पोजल किसका हो रहा है, यहाँ पर सोडियम का हो रहा है, यहाँ पे किसका हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है इस साइड में, ठीक है। क्लोरीन के पास कौन सा है, माइनस है। तो माइनस किसके पास चले गया, यहाँ पर प्लस के पास चले गया। और कैथोड पे किसका चार्ज है, माइनस का चार्ज है, यहाँ पर चलेगा प्लस का चले गया, ठीक है। इस पॉइंट को समझिए। और देखिए यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं सारे क्लोरीन वाले, जो क्लोरीन वाले पार्टिकल्स हैं इस पे आगे चिपक गए हैं माइनस वाले पे, ठीक।
और सोडियम वाले इतने पार्टिकल्स इधर आके चिपक गए हैं। अब आते हैं प्रकाश वियोजन। प्रकाश द्वारा वियोजन कैसे होगा? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वियोजन को बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए एक उत्पादक है, उसमें सूर्य का प्रकाश दिया और ये दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। आर्गन अलग और क्लोरीन अलग हो गया। अब यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश दिया और ये भी क्या हो गया? अलग हो गया। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी, श्वेत शाम फोटोग्राफी का उपयोग कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि श्वेत शाम फोटोग्राफी किस में यूज किया जाता है? संयोजन अभिक्रिया में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रकाश की योजना से। ये एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब उष्मा शोषी, उष्मा शोषी इसमें क्या होती है? उष्मा छुप जाती है। इन सभी अभिक्रिया उष्मा यूज हो जा रही है, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब इनका जीआईएफ देखते हैं कैसे बन रहे हैं। यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड रखा गया है, ठीक है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे सन आ रहा है। अब यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा अलग जाकर। अब हमारा फार्मूला क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का? सिल्वर का फार्मूला क्या होता है? Ag और Cl, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। और बना क्या रही है? जब सूर्य के प्रकाश से टकराया तो टूट कैसे गया? ये टूट गया आपका Ag सिल्वर क्लोराइड, और ये अलग निकल गया, क्लोराइड अलग निकल गया, ये निकल सिल्वर अलग निकल गया, ठीक है। ये बहुत पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। आपने कभी देखा होगा कि इस तरह से पत्तियाँ निकल जाती है, इसे बोलते हैं श्वेत शाम फोटोग्राफी, ठीक है। मतलब फ़ोटो ले ली, इमेज बन गई, और इसको देखने के लिए, इस इमेज को देखने के लिए धूप में देखा जाता था, ताकि यहाँ पे जो फोटो बन रही इमेज यहाँ पे दिखाई दे, इसलिए इसका नाम है श्वेत शाम फोटोग्राफी। हम इमेज वाला देखते हैं ताकि हमारे एग्जाम में एकदम माइंड के अंदर फिट रह जाए कि हाँ ये क्या बन रहा है, श्वेत शाम फोटोग्राफी होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर जैसे कि दो उत्पादक हैं, ठीक है, जैसे A B प्लस में C, ठीक है, इनको मिलाया, ठीक है, तो A C के साथ मैच कर लिया और ये B के साथ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इस रिएक्शन को समझने के लिए, डिस्टिलेशन को समझने के लिए हमें चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है रिएक्टिव सीरीज के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि रिएक्टिव सीरीज क्या होती है। सबसे पहले हमें रिएक्टिव सीरीज के बारे में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि किस रिएक्टिव सीरीज को किस नाम से जानते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहता है, ठीक है। कैसे हो गया? पोटेशियम क्या रहेगा? पोटेशियम। An सोडियम क्या रहेगा? सोडियम। Cl कैल्शियम। Mg मैग्नीशियम। Al एल्युमिनियम। Zn जिंक। Fe आयरन। Pb लेड। Hc हाइड्रोजन। Cu कॉपर। Hg मरकरी और Ag सिल्वर और Au गोल्ड। एक बार हिंदी में इस चीज़ को दोहरा लेते हैं। सबसे अभिक्रियाशील, देखो सबसे अभिक्रियाशील रहेगा आपका पोटेशियम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा कि सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? पोटेशियम है। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? गोल्ड। तो गोल्ड किस जल्दी अभिक्रिया नहीं करता। ए और यू होता है इसका सूत्र, क्या होता है? AU। तो कैसे हो गया? पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम एल्युमिनियम, Al जिंक Zn, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Ag मरकरी और Hg मरकरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ये अभिक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी रिएक्टिव सीरीज की, तब जाके आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया था क्या। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु रहेगी वो कम क्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर देगी, ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल बताया था कि AB प्लस में C, ये A और C मिल जाएंगे आपस में, A C मिलकर B को अलग कर देंगे। अब कौन सी अभिक्रिया किसको अलग करेगी, हमें इसके लिए रिएक्टिव सीरीज का पता होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम रिएक्टिव सीरीज को एक बार दोबारा से पुनः याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता था आपका
के से क्या होता है पोटेशियम, ठीक। फिर आता है AN से क्या होता है सोडियम, Ca से क्या होता है आपका कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम और Zn जिंक, ठीक। फिर आता है आपका Fe आयरन, Pb लेड, H से हाइड्रोजन है, Cu से है कॉपर और Ag से आपका मरकरी, इंपॉर्टेंट है मरकरी, ध्यान रखना, Ag से होता है मरकरी, Ag से है सिल्वर और Au से है आपका गोल्ड। तो इस रिएक्टिव सीरीज को याद करने के बाद अब हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि जो Fe से क्या होता है हमारा आयरन, आयरन को अलग था ये प्लस में, यहाँ पे था Cu और SO4 और इसने बना क्या दिया, जब उत्पाद रिएक्शन हुआ तो इसने Fe और SO4 को अलग कर कर और Cu को अलग निकाल दिया। तो हमें समझना कि यहाँ पर हुआ क्या। अब हम अभिक्रिया सीरीज में याद है कि Fe जो है, Fe आयरन है वो कॉपर से ऊपर आता है, आयरन है वो कॉपर से ऊपर आता है, तो अब इसने आयरन को कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये खुद आ गया, इसलिए यहाँ पे इसका विस्थापन हो गया, ठीक है, इसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे जिंक है और यहाँ पर आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो ये अब जिंक ने कैसे डिस्प्लेस कर दिया वो समझते हैं। तो जिंक कहाँ पर आपका इस नंबर पर आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर है जिंक, ठीक है। और कॉपर, कॉपर कहाँ आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आ रहा है कॉपर। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर, जिंक है, तो जिंक ने क्या कर दिया कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद बना दिया जिंक सल्फेट और कॉपर निकल दिया बाहर। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गई। जैसे कि हमने अभी Fe का एग्जाम्पल देखा, ये ज़्यादा रिएक्टिव था, इसे डिस्प्लेस कर दिया, और हमने इसके नीचे वाला भी एग्जाम्पल देखा। हमें समझना है यहाँ पर कि लोहे की कील पर भूरे रंग कॉपर की परत जम जाती है। किसकी परत जाती है कॉपर की। कॉपर क्यों जम रहा है लोहे की कील पर, क्योंकि कॉपर ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सल्फेट विलय का रंग हरा, कैसा हो गया हरा रंग का हो गया। तो यहाँ से एक MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरे रंग का कॉपर परत जम जाती है और ये नीला विलय कैसा होता है हरे रंग का हो जाता है। Fe किसका होता है हरे रंग का, ठीक है। अब इनका देखेंगे GIF कैसा है। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया अब हमें कि एक एलिमेंट जो है वो टूटकर दूसरे एलिमेंट में बन जा रहा है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए क्या है कि ये एलिमेंट अलग था, ठीक, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, ये इसके पास आया और इसके जितने भी एलिमेंट थे, ठीक है, C इसके पास आ रहा है AB के पास, समझ लो, ठीक, और जितने भी इसके एलिमेंट थे उसको खुद ले लिया और यहाँ से चले गया, ठीक। ये क्या हो गया विस्थापन हो गया। था इसके पास एलिमेंट लेकिन चले के ले लिया इसने, क्यों, क्योंकि ये जो होगा वो रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होगा, ठीक है, और ये जो एलिमेंट होगा वो रिएक्टिव सीरीज में नीचे के साइड होगा। फिर यहाँ देखते हैं ये ABC दे रखा है, यहाँ पर ABC में क्या हुआ, ये मैग्नीशियम आया और AU को अलग कर दिया, तो मैग्नीशियम ऊपर नंबर पर आता है और AU उसके बाद में आता है, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया इसे। अब यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, अभी आपने देखा कि वो जो नीला विलय था वो हरे रंग का हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भूरे रंग का हो जा रहा है ना, परत जा रही है भूरे रंग की, क्यों जा रही है लोहे, ये लोहा था, लोहे के ऊपर ये जब विलय में डाला तो ये भूरे रंग की हो गई, ठीक है। कॉपर का भी एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि कॉपर का रंग भी देखो हरे रंग का हो गया यहाँ पर कॉपर का, ठीक, कॉपर का रंग हरे रंग का हो गया, जिंक यहाँ पे डाल दिया था। तो पहले देखो यहाँ पे कॉपर है, दोबारा स्टडी करके देखते हैं एक बार। ये नॉर्मल कॉपर है, ये कॉपर मेटल का है और ये सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट डाइल्यूट है, इससे मिला दिया और ये किसका रंग बदल गया हरे रंग का बदल गया। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो सिल्वर रंग का होता है उसमें हरे रंग की परत चिपक जाती है, ठीक है। तो आपको अभिक्रिया जो धातु अभिक्रियाशील धातु आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे दो उत्पादन है, चेंज कर रहे हैं दूसरे के बीच में। इस अभिक्रिया में उत्पादन का निर्माण
दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव है दोनों के दोनों ही चेंज कर लेंगे तीसरे फॉर्म बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम है, सोडियम किससे मैच कर लिया, क्लोरीन से मैच कर लिया, इससे चले गया, चले गया, और ये जो है वो चले गया ब्रेमियम के साथ, तो यहाँ बोले बेरियम सल्फेट बना लिया और इससे बना लिया सोडियम क्लोराइड बना लिया। ठीक, तो बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलीय अपेक्ष का निर्माण होता है, इसलिए इसे अभिक्रिया को अविक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अविक्षेपण अभिक्रिया। अब आते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया कैसे हो रही है वो समझते हैं। द्विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, अब यहाँ पे दो मेटल हैं, ठीक है, यहाँ पे दो मेटल है, इसके पास अलग मटेरियल है, जैसे यहाँ पे देखते हैं इसके पास अलग मटेरियल, इसके पास अलग मटेरियल है, तो इसने एक दूसरे के साथ इसने अपने मटेरियल ले लिया, इसने अपना मटेरियल ले लिया, तो उसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया यहाँ पे तो ये रही, ये तीन थे इसके पास एलिमेंट, Ag के पास, Ag से आपका यहाँ पर सिल्वर है, तो सिल्वर के पास तीन एलिमेंट है। ठीक, सिल्वर भाई साहब ये रहे, और एक ये रहा आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम क्लोराइड ये रहा, पोटेशियम ने क्या किया, क्लोराइड साथ बना लिया और इसने इसके साथ बना लिया। ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे ये दो अलग अलग रंग के हैं, ये भी अलग अलग रंग के हैं, इस वाले रंग ने, जैसे ये वाला रंग है, ठीक, इस वाले रंग ने इसके साथ और इस वाले रंग ने इसके साथ डिस्प्लेस कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे ये रहा, Au से क्या होता है आपका कॉपर सल्फेट, यह कॉपर सल्फेट, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसने बना लिया सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड अलग निकल गया। ठीक, ये अभिक्रिया बन रही है आपकी, तो एक अभिक्रिया आपको एग्जाम के लिए याद भी करनी पड़ेगी। अब देखेंगे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन। ठीक है, तो उपचयन के अंदर क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, किसकी होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, वृद्धि होगी, और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा, तो वो क्या आएगा, उपचयन, क्या होगा, उपचयन। जैसे अभिक्रिया में दे रखा है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला क्या बना दिया, उपचयन अभिक्रिया हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया है। आइए सबसे पहले उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझ लेते हैं, है क्या चीज़ें। तो उपचयन अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, वृद्धि, और हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पर ह्रास होता है। और डायरेक्ट उल्टा उसका अपचयन, अ से है ना, तो अपचयन होगा, उल्टा होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, ह्रास हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ पर वृद्धि होगी। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं उपचयन का, जैसे लिखा है यहाँ पे C, कार्बन, कार्बन प्लस और मिलाया, ठीक है, और कार्बन से क्या बन गया यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये जो ऑक्सीजन है वो तो इसमें समाहित हो गया, मिल गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इस केस में, इसको तो मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, इसको तो वृद्धि हो गई। ठीक, ठीक है, एक और एग्जांपल सकते हैं, ऐसे है AU, AU को हमने ऑक्सीजन के मध्य में बर्न किया, जलाया, तो ये बन गया AuO, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो गई। ठीक है, AU में। अब अपचयन अभिक्रिया देखें क्या है यहाँ पर, अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो अभी तक से आपको समझ में आ गया होगा कि जो उपचयन अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्रास हो रहा है, और उल्टा अपचयन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो उसको समझने से यहाँ पर लिखा है कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, यह हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अलग हो गया। ठीक है, ये अलग निकल गया, इसके अंदर से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। अगर इसमें से ऑक्सीजन लूज हो गया तो क्या हो गया, ये अपचयन अभिक्रिया, क्या हो गई ये अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका खत्म हो गया, तो हो गया अपचयन। ये ऑक्सीजन जाके चिपक गया इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को मिल गया ऑक्सीजन, जिसको देखो ये प्रोडक्ट था, इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास नहीं था, इसने खो दिया, तो इसने खो दिया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये अपचयन। मिला किसको, H2 को मिला, हाइड्रोजन को मिला, तो हाइड्रोजन ले क्या हो गया, ये उपचयन। तो उपचयन में क्या था, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब जैसे आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर अपचयन और उपचयन, जिसके पास नहीं था, था, और जिसके पास नहीं था, तो जिसके पास था उसका खो गया ऑक्सीजन, तो हो गया अपचयन, जिसको मिल गया वो हो गया उपचयन उसके लिए। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड
कॉपर अपचयन हो जाता है और हाइड्रोजन का उपाचन हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया इकट्ठे ही हो जाएं तो उसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आइए कुछ इनके जीआईएफ देखते हैं क्या है। यहाँ समझते हैं कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे ये दे रहा है इसको और ये दे रहा है इसको, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसको मिल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर रहा है, तो और इसको घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उसे बोलेंगे एक ले रहा है एक दे रहा है, किसका, अब यहाँ पे किसका समझा रहा है, ये हाइड्रोजन का समझा रहा है। देखिए यहाँ पे रिडक्शन, अपचयन, उपचयन और ऑक्सीडेशन, अपचयन, यहाँ पे Fe को मिल जा रहा है, ठीक है, इसको मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया, इसको मिल गया, और इसका रिडक्शन हो जा रहा है, घट जा रहा है इससे, तो इससे घट जा रहा है, ऑक्सीजन था नहीं इसके पास, ये चीज़ है। कभी आपने सेब देखा होगा, सेब सड़ते हुए, देखो सेब है, ये पूरा सेब था, अब पूरा का पूरा ये सेब था, लेकिन सेब को हमने काट दिया आगे भाग से, ऐसा बन गया। तो ऑक्सीडेशन लूज हैप्पीनेस फ्रूट, जो फ्रूट है उसका जूस जो है वो धीरे धीरे इसका क्या ऑक्सीजन निकलते चल जा रहा है, दिस रीजन है ब्राउन, ईयर में क्या होता है, ब्राउन होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये खराब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो जिस भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है वो धीरे धीरे चीज़ क्या होती है, सड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। उपचय, अपचयन उसका शुरू हो जा रहा है, अपचयन, इसका अपचयन हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन की निकल रही है गैसें बहुत सारी, ठीक, खराब हो रहा है धीरे धीरे ये। अब जैसे आपको पता होगा कि आग को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बिना आग के ऑक्सीजन जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन इसके अंदर क्या जा रहा है, इसमें जाके जल जा रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, घट रहा है, हार्स हो रहा है, हार्स हो रहा है, क्या मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, और जब भी ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वो अपचयन होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी, अपचयन अभिक्रिया। तो आग का जलना भी क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। नाउ आई डिस्प्लेस, ये देखो जिंक है, इसने क्या किया, दोनों दोनों साथ में थे, इसको हटा दिया इसको, ठीक, इसको कहा तुम भाई हट जाओ यहाँ से। अब इसको हटाने के बाद इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन करने के बाद ये निकल गया अलग, ठीक है, इसके साथ था पहले ये, अब इसका हो गया कंपाउंड पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर सी यू आया और यहाँ पे आगे से चिपक गया, अब ये दोनों ही क्या बन गए, एक जैसे बन गए, ठीक। तो इससे समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जा रही है यहाँ पर। तो वी आर क्या बन गया, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट जीआरएफ देखते हैं क्या बोलना चाहता है ये, अपचयन को क्या समझाना चाहता है ये। जैसे आपको पता ऑक्सीजन, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसने क्या किया, आग ने कि ऑक्सीजन को लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को बुलाएगा अपने, ये हमें पता है कि ऑक्सीजन का जब भी यहाँ पर अपचयन होगा तो क्या होगा, वो उपचयन। देखो उसने एयर को, ऑक्सीजन को बुलाया, भाई हवा दे हमें, तो उसने क्या दिया, अपने सारे इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया इसको। अब जब तक से अपना ऑक्सीजन देगा, अब इलेक्ट्रॉन सारे लूज करते रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं अब हम। अब रिडक्शन में यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन। तो आग का जलना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। अब आते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। पहले तो संरक्षण, कैसे बचाया जाए। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है तो धातु की परत कमज़ोर हो जाती है। जब कोई लोहा है या कोई भी चीज़ है उसको हम ऐसे खुले एवर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, वो चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना अब इम्पॉर्टेंट है। चांदी की परत काली हो जाती है, यहाँ पे देखो चांदी परत कैसे हो जा रही है, काली हो जा रही है, इसको समझते हैं क्या है। और तांबे की परत कैसे हो रही है, हरी हो जा रही है, ठीक है। विद्युत लेपन समझेंगे क्या होता है अभी जीआईएफ में, और विद्युत लेपन से पेंटिंग संरक्षण वस्तु को बचाया जा सकता है कैसे। आइए इनका सबका जीआईएफ देखते हैं क्या है। आखिर जंग लगता कैसे है, हमें ये समझना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आयरन है, ठीक है, और ये जो FeO है ये यहाँ पर इसके ऊपर लेयर के ऊपर चिपक जाता है और ये इसे खराब करना शुरू करता है, और ये जब खराब कर देगा तो चिपक जाएगा लेयर में इसके और ये सड़ा देगा इसको, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं ये आयरन है
अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो इसके पास वायु ऑक्सीजन मिल रहा है और जल मिल रहा है, नमी मिल रही है। तो जब ऑक्सीजन और नमी मिलेगी किसी आयरन के ऊपर तो उस चीज़ को क्या करेगी, खींचेगा। ये आपको पता था, जो हाई रिएक्टिव चीज़ है वो लो रिएक्टिव चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है। तो Fe जो है यहाँ पर ये खींचना शुरू हो जाएगा, रस्ट शुरू हो जाएगा, यहाँ पर रस्ट जंग लगना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आके चिपकना शुरू हो जाएगा। जब चिपकेगा तो धीरे धीरे क्या कर देगा, इसको खींचता रहेगा, निकालता रहेगा बाहर की तरफ। इसीलिए इसमें लोहे के अंदर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। देखिए चांदी है यहाँ पर। अब चांदी का क्या हुआ, यहाँ पर आफ्टर है, पहले के टाइम में जब पॉलिश किया रखा था ये चांदी के बर्तन चमक रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद बिफोर पॉलिश क्या होगा, यहाँ पर ये काले रंग के थे। कैसे रंग के थे, काले। तो चांदी के ऊपर कौन सी परत चिपक जाती है, काले रंग की परत चिपक जाती है। ये MCQ में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब देखते हैं तांबा आई है। अब तांबे के ऊपर कैसे रंग दे रहा है, हरे रंग की। तो तांबे के ऊपर कौन सी परत चिपक जाती है, हरे रंग की परत चिपक जाती है। ठीक है, हरे रंग की परत चिपक जाती है तांबे के ऊपर। अब सभी लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ये पुतला है। ये हरा क्यों है ये समझना है हमें। पहले हरा नहीं था ये हरा कैसे हुआ, इसका रीज़न समझना है कि हरा कैसे हो रहा है। ये ऑक्सीजन की मदद से जब उसको नमी मिली तो इसका जो आयरन है वो, आपने भी पढ़ा कि ये तांबे का था, ये तांबा चमकता था। तो तांबे के ऊपर जब ये ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कैसे रंग की बन गई है, हरे रंग की बन गई है। लिबर्टी ऑफ स्टैचू। अब देखना कि ये तांबे का था लेकिन ये भी हरा हो गया है। देखिए पहले के टाइम में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पुतला बना रखा है, ठीक, और ये अब बन गया है ये नाव। तो इससे क्या समझ में आता है, ये हरे रंग की परत चिपक जा रही है इसके ऊपर, इसीलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे हो गई है, हरे रंग की हो गई है। अब ये लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा इस चैप्टर का, विद्युत गंधता। वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री के अंदर वायु के संपर्क में आने उपचयन हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक MCQ क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उपचयन क्या होता है। उपचयन मतलब क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चीज़ वो खराब हो जाएगी ऑक्सीजन के मत आने से, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे बोलते हैं विकृत गंधता। जैसे चिप्स की जो थैलियाँ होती हैं उसके अंदर आपने देखा फूला फूला रहता है चिप्स की थैलियों में, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरती जाती है ताकि ऑक्सीजन ना आ पाए, और ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिप्स की थैली खराब हो जाएगी। तो रोकने के उपाय देखते हैं। सबसे पहले प्रति ऑक्सीजन का उपयोग करना, प्रति ऑक्सीकरण का मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकाल सा देना। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना, वायु रोधी जो वायु का विद्रोह करे। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देना, तो नाइट्रोजन गैस किसी के अंदर प्रक्रिया करेगी नहीं, तो इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाती है चिप्स की थैली के अंदर। और शीतलता या ठंडे इलाकों में रख देना, बर्फ फ्रिज में रख देना, ताकि वो खाना क्या है, सड़े और गले नहीं जल्दी से। लेपन का देख लेते हैं। विद्युत लेपन में हमने देखा नहीं था, ये देखिए बिना विद्युत लेपन के और ये विद्युत लेपन के साथ है। ठीक है, ये देखिए जब खाना खराब हो जाता है, गंध से आती एकदम स्मेल, सारा सड़ सा गया एकदम पूरा खाना। जैसे सेब का है, सेब के ऊपर पूरा सड़ सा गया ये सेब पूरा। और ये चिप्स की थैली है, चिप्स की थैली के अंदर जो चिप्स है इसको सुरक्षित करने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि ये खराब ना हो। इस चैप्टर की बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको बैलेंसिंग करते कैसे हैं।